खास विचारधारा है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि जो जिन लोगों ने भी उसको बनाया है वो मूल रूप से नफरती लोग हैं, जिन्होंने देश में नफरत फैलाने का एक ठेका ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि देश को कैसे कमज़ोर किया जाए, हमारी एकता और अखंडता को कैसे कमज़ोर किया जाए। क्योंकि जिस तरह से फिल्म के अंदर वायलेंस दिखाया गया है, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई है और डिवीज़न कराने का जो प्रयास है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और उस एजेंडे को प्रमोट करने के लिए फिल्म बनाई गई है। ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये सब भूल रहे हैं इस बात को कि ये सब जो काम आप करा रहे हो, ये आने वाले दिनों में भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। कोई भी फिल्म कभी भी रिलीज की जा सकती है, लेकिन इंटेंशन देखना होगा। इंटेंशन ये जरूर है कि ईद के पहले इसको रिलीज करने का पीछे उद्देश्य हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूं कि एक प्रकार से जो देश की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस पर एक प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास है। फिल्म में से पाकिस्तान की कहानी है, तो फिर इस फिल्म का प्रभाव आप भारत की सोसाइटी पे कैसे देखते हैं? देखिए, इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होने वाला है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना जो काम नहीं करा सके, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार करा रहा है। वो यही कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, ये दोनों कौमें एक साथ नहीं रह सकती, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। लेकिन जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे उस समय के नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम दो धर्म के मानने वाले जरूर हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता एक है और हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। इसीलिए जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो जो पाकिस्तान के समर्थक थे, वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो हिंदुस्तान की यूनिटी चाहते थे, एकता चाहते थे, वो यहाँ रह गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये बताना चाह रही है पाकिस्तान को कि आप जो थे, आपका जो सोच थी वो सही थी और हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये दो कौमें हैं। लेकिन आफ्टर द पार्टीशन देश तो है, लेकिन वो भारत का दुश्मन देश है, भारत को कई दफे नुकसान पहुंचाया है। तो फिल्म में पाकिस्तान की पटकथा है, लेकिन क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, इसलिए क्या आप कह रहे हैं कि जो फिल्म है भले ही पाकिस्तान की कहानी हो, लेकिन उसका जो एक आउटकम है वो इंडियन मुस्लिम सोसाइटी पर? बिल्कुल, जो फिल्म बनाई गई है वो मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको आधारित बनाया गया, उनको आधार बनाया गया है। और जिस तरह अतीक अहमद के बारे में जो कहा जा रहा है कि उनके लाइफ का भी उसमें, हमने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन लोगों ने हमको बताया, तो अतीक में बहुत सारी बुराइयां हो सकती थी, ये मान सकते हैं हम। लेकिन उनके राष्ट्रीयता पर उनको आईएसआई का एजेंट बताया गया है, उनको पाकिस्तान का एजेंट बताया गया है, जबकि ये बिल्कुल बेसिरे बेतुकी बात है। आप किसी का कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन इस तरह से आप उस पर झूठे इल्जाम लगाएं, ये उचित नहीं। मतलब अतीक अहमद के सवाल नहीं था, अतीक बिल्कुल अहमद के आईएसआई एजेंट, गांठ होने पर कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ ये झूठ है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। ठीक है, अब अगला सवाल ये है, धमकी मिली, कुछ लोग, अज्ञात लोग उनके घर की निगरानी कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इसके बावजूद उन्हें जान से मारने की धमकी। हमारे प्रधानमंत्री डर के बारे में पार्लियामेंट नहीं आता है, महिलाओं से डरता है। हमारा अगर मंत्री बेचारा घबरा रहा है तो उसमें क्या गलत है? हर मंत्री, हर सांसद, उसकी जान खतरे में है। और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो पूरा जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो खतरे में हैं, उनका भविष्य खतरे में है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये क्यों हो रहा है? ने कहा कि सदन में बीजेपी ने कहा कि उनको थ्रेट था,
लेकिन ये तो थ्रेट कॉल है उनको, तो कह रहे हैं कि भाई इनको थ्रेट कॉल मिल रही है। तो वो सब बनावटी है। उनको मारकर क्या फायदा होगा, किसी को क्या उसका लाभ मिलेगा। सवाल ये है कि ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, कहानी गढ़ी जाती हैं ताकि देश के अंदर एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे। अब चूंकि अभी 4-5 राज्यों में चुनाव है तो इसको और हवा दी जा रही है। ठीक है, कि सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए जो है वो 93 रुपीज का आंकड़ा जो है वो पार कर गया है। देखिए, इसकी चिंता ना हमारे प्रधानमंत्री को है, ना जो लोग भक्त लोग हैं उनको है। देश कहाँ जा रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यही कांग्रेस के राज्य में होता तो होता कि सब कुछ डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि ये जो रुपए का जो डॉलर के सामने जो भाव गिरता चला जा रहा है ये बहुत दुखद है। और खुद ही प्रधानमंत्री ने कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के कि अगर रुपए का भाव गिरता है तो इसका मतलब है देश का सम्मान गिरता है। ईद से पहले 6 साल बाद दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने का मौका मिला है। चलिए, हालांकि देखिए उनको बहुत पहले जमानत मिलनी चाहिए थी, और लेकिन एक कंस्पिरेसी थी पुलिस की, दिल्ली प्रशासन की, कि उनको बाहर नहीं आने देना है। जबकि कैसे कैसे लोग, वो राम और रहीम 20 बार जब से वो जेल गए हैं, हमको लगता है अनगिनत बार उनको पैरोल मिला है, अनगिनत बार। क्या नाम है दूसरा, वो कौन राम है? राम रहीम। नहीं, राम रहीम तो ही है, एक और जो है उनको भी जमानत मिल चुकी है। तो सबको जमानत मिल रही थी, लेकिन इन बच्चों को जमानत नहीं दी जा रही थी। दूसरा सवाल सर ये कि फिलहाल कांग्रेस की नेता है, वो टिकट की उम्मीद में थी, अपने को उम्मीदवारी रेस में वो देख रही थी, उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, राहुल जी को सीधे एड्रेस किया है एक्स पे, कि महिला का रिप्रेजेंटेशन कितना है, बहुत कम। खासकर जो योग्य और सक्षम और काबिल महिला है उन्हें और दरकिनार किया जाता है। देखिए, मैं उनकी बातों से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि टिकट तो चुनिंदा ही लोगों को दिया जा सकता है, सीट लिमिटेड है। हम उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको घटा नहीं सकते। तो केरला की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए, चूंकि हम एक फ्रंट के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों को भी हमको एडजस्ट करना होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इस बात को देखना पड़ता है कि जीतने की संभावना कितनी है। अगर हम किसी को भी उम्मीदवार बनाते हैं तो उसके जीतने की संभावना कितनी, ये देखना है। उसकी कई प्रक्रिया होती है, कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो केरला तो बहुत ही पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है, और वहाँ जो भी कांग्रेस के नेता है वो सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो ऐसा कोई भी, हमको नहीं लगता है कि ऐसा उन्होंने कोई फैसला किया होगा जिससे जानबूझ के किसी को इग्नोर करने की बात है। युद्ध के मद्देनजर मोहन भागवत ने कहा है कि हमने जो प्रयास किए हैं उससे शायद कुछ भला हो, लेकिन बुरा इतना हो चुका है, हालात इतने बिगड़ गए हैं, दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी है, और ऐसा लगता नहीं है कि दुनिया अब इस संकट से बाहर निकलेगी या बचने का कोई रास्ता बच रहा है। जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो वो तो सही है कि स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है, ठीक होने के बजाय। क्योंकि इस पर कोई, जिसको मीडिएटर हम कह सकते हैं, जिस पर दोनों पक्ष का विश्वास हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारत वो भूमिका निभा सकता था, एक मीडिएटर का जो भूमिका होती है, लेकिन भारत ने भी अपनी जो गलत नीतियों के कारण अब उनको भी ऐसा लगता है कि वो किसी एक पक्ष में है, एक तरफ है, और चाहे जो भी कारण हो, जो भी दबाव हो, अब वो इजराइल के साथ है और अमेरिका के साथ। ऐसा हमारी विदेश नीति लग रही है। अब ये युद्ध इजराइल, अमेरिका और ईरान भर नहीं है। युद्ध जिस फेज में अब एंटर कर रहा है, जो ऊर्जा स्रोत के ठिकाने हैं ईरान में, उसे इजराइल टारगेट किया। ईरान जो गल्फ के देशों में ऊर्जा के केंद्र हैं उसे टारगेट कर रहा है। जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो रास्ता बाधित है। पूरा यूरोप एनर्जी सप्लाई नहीं होने से परेशान है।
भारत परेशान है, चीन, ये युद्ध अब पूरी दुनिया के ऊर्जा स्रोत के लिए खतरा बनते जा रहा है और पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, जूझ सकता है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह से दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जिस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है ऊर्जा स्रोतों को, और उससे लगता है कि आगे आने वाली स्थिति में और गंभीर होगी। लेकिन ये पूरी जंग, अभी कल ही परसों हमने देखा कि अमेरिका के इंटेलिजेंस विभाग है या उसके जो प्रमुख है, हाँ, उसने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान का तो दिया ही है, लेकिन उस साथ साथ ये भी दिया है कि ईरान आइटम बम बनाने के स्थिति में नहीं था या बनाना नहीं चाहता था। तो फिर ये सारी लड़ाई किस बात की हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है।